गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आने दो बच्चों को, फिर स्टार्ट करते हैं ना। इतने आप लोग पिछला लेक्चर ये वाला इंटरफेरेंस को एक बार पढ़ लो, क्योंकि इसी पर हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसी टॉपिक को लेकर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें समान दिशा में गति करती हैं। बच्चों आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बेटा समान आवृत्ति की दो तरंगें जब समान दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती है ना, सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव सेम डायरेक्शन में चलती हुई सुपर इम्पोज होती है, तो बेटा इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, कहीं पर तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं पर बहुत कम हो जाती है। जहां पर ज्यादा होती है उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी कि संपोषी व्यतिकरण। और अधिकतम तीव्रता का फार्मूला ये रहा बेटा, आई मैक्सिमम है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2। इसे हम √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, अधिकतम तीव्रता कहाँ कहाँ होगी, तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होता है जहां cos फाई +1 होता है, फाई की ये वाली वैल्यूज होती हैं, और पाथ डिफरेंस पथांतर की ये वाली वैल्यूज होती है, ये याद करना है। इसी तरह दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां इंटेंसिटी मिनिमम होती है। मिनिमम इंटेंसिटी का ये फार्मूला है, और मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ होती है, जहां cos फाई -1 होगा, फाई की ये वाली वैल्यूज होंगी, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पथांतर की ये वाली वैल्यूज होंगी। तो हम ये कर चुके हैं, क्वेश्चन हमने एक दो किए थे कि यदि दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4/3 हो तो अधिकतम और न्यूनतम आयाम का अनुपात बताइए, तो बेटा 7/1 आ गया। इसी क्वेश्चन में मैंने पूछा था अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए, तो वो 49/1 आ गया था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अभी करने हैं। चलो बच्चों एक बात और करनी है टेस्ट की। तो इंग्लिश मीडियम में आकाश के नंबर इस बार भी सबसे ज्यादा हैं, 387। और इसके बाद इंग्लिश में दूसरे नंबर पर है तनु, 377। बी लेखा तीसरे नंबर पर है, 373। अब हम हिंदी मीडियम की बात करें एक बार।
देखो ईशान सर को बोलेंगे, दोनों को मर्ज करके भेजेंगे। हिंदी मीडियम में मैक्सिमम मार्क्स बिल्कुल बराबर है बेटा, हेमंत राठौड़ के 387 ही है, मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अधिकतम मान कह रहा हूँ, मैक्सिमम मार्क्स बराबर है। दूसरे नंबर पर है ये मोंगराक्सा देवांगन, बड़ा अजीब सा नाम है, 382 मार्क्स है बेटा। इसका मतलब हिंदी मीडियम में सेकंड नंबर पर ये मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर टिल्लू है 377, और वहां भी सेकंड नंबर पर 377 थे, रागिनी 352। बाकी आगे डिफरेंस काफी ज्यादा है। चलिए बढ़िया। सर। हाँ बोलो। हेलो। बोलो हाँ सर, इंग्लिश मीडियम में सेकेंड रैंक बताया। बेटा, इंग्लिश मीडियम में सेकंड मार्क्स पूछ रहे हो या नाम पूछ रहे हो? सर नाम नाम। बेटा नाम है सेकंड नंबर पर, इसमें जो दिखा रहा है वो है तनु का, 377 ठीक है मार्क्स। सर। ठीक है ना। चलिए देखो, मैं बोलता हूँ सर को, वो एक बार आपको ये बनाकर पोस्ट कर देंगे, वरना मुझे टाइम मिला शाम को तो मैं कर दूंगा। ठीक है। चलिए तो बच्चों आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार उल्टा काम करते हैं। अगर मान लो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम जो है उसका, बस ये मान लो, आपको ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं कि आज के लेक्चर की शुरुआत आप अच्छे से कर लो। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम ये अनुपात है 100/64। ठीक है। तो आपको निकालना है A1/A2, यानी कि दोनों तरंगों के आयामों का अनुपात बताइए यदि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 100/64 है तो। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 100/64। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। ठीक है। ओके, प्रियंका का आंसर है 5/4। सभी का आंसर 5/4 आ रहा है। नाइन बाई वन चलो सर। फिर से बोलो, कौन बोला? 9/1 ओके, मुझे भी लग रहा है 9/1 ही आएगा, 5/4 गलत आंसर है। तो आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ, जो पहले अक्सर होता था कि सारे बच्चों ने कॉपी किया दूसरे का, वरना इतने सारे बच्चों का गलत एक साथ कैसे आ सकता है, सोचो। तो बेटा गलत जब होता है तो आप फंस जाते हो। देखो, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशो होता है बेटा, वो ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम के स्क्वायर के बराबर होता है। सुना आपने? क्योंकि हम जानते हैं आई जो है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये हमें 100/64 दे रखा है। अंडर रूट ले लो बेटा दोनों साइड। तो ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम अंडर रूट लोगे तो 100 का अंडर रूट आएगा 10, 64 का 8, 10/8 यानी कि 5/4। लेकिन बेटा मैंने तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, मैंने ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का रेशो नहीं पूछा था, है ना। आप क्वेश्चन को अच्छे से सुने। ए मैक्सिमम जो होता है वो A1 + A2 होता है बेटा,
और ए मिनिमम जो होता है वो A1 माइनस A2 होता है, और ये 5/4 दे रखा है। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4A1 प्लस 4A2 बराबर 5A1 माइनस 5A2। A1 को एक तरफ ले आओ, तो अंत में सॉल्व करने पर A1 अपॉन A2 9/1 आएगा, और ये हमारा आंसर है बेटा। तो एक तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि एक जना गलत आंसर देता है, बाकी सब उसे कॉपी कर देते हैं। सब बच्चों का कैसे निकल सकता है गलत, पूरी क्लास का बताओ। फॉर्मूला में पुट नहीं किए थे। बेटा मैंने जो बात कही ना, उस बात पर ध्यान दो। गलत सब बच्चों का एक जैसा कैसे आ सकता है, पूरी क्लास एक ही गलती कैसे कर सकती है। तो वो हमारी क्या साइकोलॉजी होती है कि एक बच्चे ने कोई आंसर लिखा ना, तो हम थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं और उसी को लिख देते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते। तो आपको करना चाहिए मेहनत। केवल मनीष का सही था, बाकी पूरी क्लास का देखो 5/4 है, पूरी ठीक है, क्लास मैं का भी बोला जितने था, भी मैं लोगों भी ने मैं आंसर। भी नहीं मैं बनूंगा। भी अंग्रेजी हूँ। बेटा टाइप कर दो, बोलो मत। टाइप करने की आदत ज्यादा डालो, है ना। चैट बॉक्स दिख रहा है आपको सामने। चलो अगला क्वेश्चन लिखो अब आप फटाफट। बेटा दो अलग अलग वेव हैं, उसमें पहली वेव की इंटेंसिटी है I0, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2 बराबर है 9I0, 9I0 है ना। किसी स्थान पर परिणामी तीव्रता I रिजल्टेंट 7I0 है, तो बताइए उस स्थान पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर कितना होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। व्यतिकरण कर रही दो तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः I0 और 9I0 है। उस स्थान पर कलांतर बताइए जहां पर परिणामी तीव्रता 7I0 है। इंग्लिश में सुन लो बेटा, इंटरफेरेंस कर रही दो वेव्स की इंटेंसिटी I0 और 9I0 है, तो जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 7I0 होगा, वहां पर हमको फेज डिफरेंस बताना है कितना आएगा। फार्मूला लगेगा इसमें भी। एक 120 डिग्री सर। बेटा लिखकर बात करो, टाइप कर दो, है ना। दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है। बच्चों इसमें परिणामी तीव्रता का फार्मूला लगा दो आप। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। इसमें सारी वैल्यू डाल दो बस, और कुछ नहीं करना। फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी है 7I0, I1 है I0,
I2 है नो आई नॉट, यहां भी I1 को आई नॉट लिख दो, I2 को नो आई नॉट लिख दो, इनटू cos फाई। थोड़ा सॉल्व कर लो, ये आ गया 7 I0 बराबर 9 और 1 10 I0 प्लस बेटा 9 का अंडर रूट आएगा 3, 3 दूनी 6 I0 cos फाई। ये थोड़ा सॉल्व कर दिया मैंने, 10 को इधर ले आओ तो 6 I0 cos फाई, 7 में से 10 गया -3 I0, 6 I0 का भाग दे दो, cos फाई -1/2 आएगा बेटा, और जब cos फाई -1/2 होता है तो फाई 120 डिग्री होता है, और ये बिल्कुल सही आंसर है। 2-3 बच्चों ने जिन्होंने भी बताया है उनका वेरी गुड, इस बार सही है। मनीष, राहुल, भावना और आई थिंक ये सौरभ होगा, अनुराग, साक्षी, प्रियंका। बेटा नाम अपना रखा करो, फोन का नाम नहीं रखो, डिवाइस का नाम नहीं रखो। भगवान ने अपन को एक अच्छा नाम माता पिता ने दिया है, तो जो नाम आपके माता पिता ने रखा है वो आप नाम यहाँ रखें। ये वीवो और ये सब नहीं अच्छा लगता, डिवाइस में नाम चेंज करो। अच्छा लगता है ना, मैं भी नाम लेता हूँ, देखो भावना, अनुराग, साक्षी, प्रियंका, सबका अच्छा सही आंसर है राहुल। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो बेटा बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा था सीधे सीधे फार्मूले में वैल्यू रख दो। हाँ, और करो बच्चा, करो, सीखो, हमारा यूज करो, खूब क्वेश्चन पूछो, मजा आएगा, बाद में आपको अच्छा लगेगा। अभी थोड़ी तकलीफ हो रही होगी फिजिक्स में, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी फिर अच्छा लगेगा। अब अगला क्वेश्चन सुनो बेटा, दो ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव है ना, एक ही सोर्स से आगे चलती हैं, उनकी साउंड वेव है, उनकी वेलोसिटी आपको दी हुई है 330 मीटर पर सेकंड, और साउंड वेव की बेटा फ्रीक्वेंसी दी हुई है 500 हर्ट्ज। ढंग से सुनना, दो ध्वनि तरंगे हैं, एक ही स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं, उनकी आवृत्ति 500 है और वेलोसिटी 330 है। किसी स्थान पर उनके बीच में अगर पथांतर 33 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है इस जगह कौन सा व्यतिकरण हो रहा है। आसान प्रश्न है, कठिन नहीं है। इंग्लिश में सुन लो बेटा, दो साउंड वेव हैं, दोनों सेम सोर्स से ओरिजिनेट हो रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज और वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकेंड। किसी जगह दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 33 सेंटीमीटर है, तो आपको नेचर ऑफ इंटरफेरेंस बताना है कि ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। प्रियंका का आंसर है डिस्ट्रक्टिव। राहुल का भी है डिस्ट्रक्टिव। बोलते जाइए, लिखते जाइए, मतलब मैं देख रहा हूं। गरिमा का डिस्ट्रक्टिव, तनु का डिस्ट्रक्टिव, ओके, अनुराग भी विनाशी बोल रहा है। बच्चों
क्वेश्चन आसान है, पहले लैम्बडा निकालो। लैम्बडा होता है v बाई एफ, वेलोसिटी दी है 330 अपॉन 500.66 मीटर, यानी कि 66 सेंटीमीटर लैम्बडा आएगा। बच्चों मैंने आपको पथांतर जो दिया है, पाथ डिफरेंस, वो 33 दिया है। 33 लैम्बडा बाई 2 होगा, क्योंकि लैम्बडा 66 है। और हम जानते हैं जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 या 3 लैम्बडा बाई 2 होता है, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश, गुड। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। अपने पास दो साउंड सोर्स है, ये है S1 और ये दूसरा साउंड सोर्स है ध्वनि स्रोत S2। इन दोनों के बीच की दूरी 9 मीटर है, 9 मीटर, ठीक है। ध्वनि का वेग आप मान लीजिए 330 मीटर पर सेकंड है। बच्चों यहां पर हम कोई बिंदु ले रहे हैं, यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिया, P पॉइंट, और मैंने देखा P पॉइंट पर अधिकतम तीव्रता मुझे सुनाई दी। P पॉइंट S1 से 40 मीटर दूर है बेटा। तो P बिंदु पर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर सुनाई देती है, तो बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। दो साउंड सोर्स है, ध्वनि स्रोत S1 और S2, उनके बीच की दूरी 9 मीटर है। S1 से 40 मीटर दूर कोई पॉइंट है बेटा, उस बिंदु पर मुझे अधिकतम तीव्रता सुनाई देती है, अधिकतम तीव्रता सुनाई देती है। तो बताइए ध्वनि की आवृत्ति क्या है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। वेलोसिटी 330 दे रखा है बेटा। हाँ बोलो। नहीं कर पा रहे, लगता है अटक गए। देखो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, सुनने के लिए तैयार है ना बेटा। बच्चों P बिंदु पर S1 से जो ध्वनि पहुंचेगी उसे 40 मीटर की दूरी तय करनी है, और S2 से जो ध्वनि पहुंचेगी P बिंदु पर, उसे कितनी दूरी तय करनी है बेटा। पाइथागोरस से S2P निकालना कितना आएगा। 49 49 41 पाइथागोरस में ऐड नहीं करते। हाँ 41 आएगा। 41 तो बेटा जो पाथ डिफरेंस होगा, पथांतर,
पाथ डिफरेंस, पथांतर जो होता है, पथांतर का मतलब पथ में अंतर। दूसरा S2 से P तक कितनी दूरी है, माइनस S1 से P तक कितनी दूरी है। बेटा पाइथागोरस लगाओगे ये 41 मीटर आएगा, है ना, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 41। इसका मतलब S2 को 41 मीटर चलना पड़ा और S1 को 40 मीटर चलना पड़ा, तो पाथ डिफरेंस, पथांतर 1 मीटर आ गया। और हम जानते हैं बेटा, अगर P पर अधिकतम ध्वनि सुनाई देती है, अगर P पर मैक्सिमम साउंड हमें सुनाई देता है, तो इसका मतलब ये पाथ डिफरेंस जो है वो या तो लैम्बडा होना चाहिए या 2 लैम्बडा। फिलहाल हम लैम्बडा ही ले लेते हैं। तो अगर डेल्टा एक्स लैम्बडा हुआ और डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट किया 1 मीटर, तो इसका मतलब हमारा लैम्बडा 1 मीटर आ गया। बेटा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है v बाई लैम्बडा। v हमें कितना दिया है 330 और लैम्बडा हमारा 1 है, तो मतलब हमारी ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है वो 330 हर्ट्ज आ गई। ये आंसर भी आ गया। अब पूछो क्या पूछना है। तो बच्चों पहले तो पाइथागोरस लगाकर हमें S2 से P की दूरी निकालनी थी, वो हमने 41 मीटर निकाल ली। फिर हमने देखा S2 को P तक पहुंचने के लिए 41 मीटर चलना पड़ा और S1 को P तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलना पड़ा, तो दोनों में पथांतर 1 मीटर आ गया, दोनों को घटा दो। और हम जानते हैं यदि P पर अधिकतम तीव्रता है, यदि P पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो ये पथांतर लैम्बडा या 2 लैम्बडा के बराबर आएगा। बच्चों 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा भी आ सकता था, लेकिन हमसे अधिकतम फ्रीक्वेंसी पूछी इसलिए हमने इसको लैम्बडा ही लिया केवल, उससे हमने F निकाल लिया, 330 आ गया। बच्चों अब टॉपिक चेंज करेंगे हम। अब लिखो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, हिंदी में क्या बोलेंगे, तरंग का परावर्तन तथा पारगमन। तरंग का परावर्तन तथा पारगमन। बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं और वो लिखवाऊंगा भी। जब भी किसी वेव का किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, हमने पढ़ा था ना, ऑप्टिक्स में पढ़ा था सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो ध्वनि के लिए भी होता है। जब किसी तरंग का सघन माध्यम से परावर्तन होता है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है ना बेटा, परावर्तित तरंग, वो विपरीत कला में आती है, अपोजिट फेज। यानी कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में पाई फेज डिफरेंस होता है, 180 डिग्री का कलांतर हो जाता है, ये याद रखना है अभी। लेकिन यदि परावर्तन विरल माध्यम से हो रहा है, अगर रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम से हो रहा है, तो फिर परावर्तित तरंग जो होती है, रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है, वो बेटा सेम फेज में वापस आती है, उसका फेज नहीं बदलता। तो लिखो पहले ये बात लिखो, when a wave is reflected from denser medium, जब किसी तरंग का सघन माध्यम से परावर्तन होता है, when a wave is reflected from denser medium, comma, phase of reflected wave changes by pi, 180 डिग्री।
phase of reflected wave changes by pi. जब किसी तरंग का सघन माध्यम से परावर्तन होता है तो परावर्तित तरंग की कला 180 डिग्री बदल जाती है, पाई। परावर्तित तरंग की कला 180 डिग्री बदल जाती है। 180 डिग्री मतलब पाई। अर्थात परावर्तित तरंग विपरीत कला में वापस आती है। 180 डिग्री मतलब बेटा अपोजिट फेज होता है। अर्थात परावर्तित तरंग विपरीत कला में वापस आती है। इंग्लिश में भी लिख लो। इट मीन्स रिफ्लेक्टेड वेव is opposite in phase. Reflected wave is opposite in phase. आगे लिखो। परंतु यदि परावर्तन विरल माध्यम से होता है, but if reflection takes place from rarer medium, परंतु यदि परावर्तन विरल माध्यम से होता है तो परावर्तित तरंग समान कला में वापस आती है। परावर्तित तरंग समान कला में वापस आती है। But if reflection takes place from rarer medium, then wave reflect back in same phase या comes back in same phase, ऐसे लिख लो। Then wave comes back in same phase, समान कला में वापस आती है। बेटा ट्रांसमिशन जानते हो क्या होता है? किसे बोलते हैं ट्रांसमिशन? पारगमन क्या होता है? सोचो। सर पारगमन क्या? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल कराना किसी भी वेव को या इंफॉर्मेशन को, जो भी है। बेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं, मीडियम से जब होकर भी कोई वेव किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है तो उसे ट्रांसमिशन कहते हैं हम, है ना। दूसरे फेज में, जैसे एयर से पानी में चली गई तो पानी में जाना रिफ्लेक्शन तो कहलाता ही है, वो अलग चीज है, लेकिन इसे ट्रांसमिशन भी बोलते हैं ना। जैसे ग्लास स्लैब से कोई लाइट ट्रांसमिट हो गई इस तरह से, तो किसी दूसरे मीडियम के गो थ्रू हो जाना ट्रांसमिशन कहलाता है। तो बच्चों ट्रांसमिशन में वेव का कोई फेज चेंज नहीं होता, चाहे ट्रांसमिशन डेंसर मीडियम में हो या रेयरर मीडियम में हो, ये ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन में तो होता है, जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज चेंज होता है, लेकिन ट्रांसमिशन में कभी फेज चेंज नहीं होता। एक लाइन नोट कर लो, देखो, देयर इज नो फेज चेंज इन ट्रांसमिशन ऑफ वेव, there is no phase change in transmission of wave whether it enters into denser or rarer medium, whether it enters into denser or rarer medium। हिंदी में लिखो। पारगमन में तरंग की कला परिवर्तित नहीं होती, पारगमन में तरंग की कला परिवर्तित नहीं होती, चाहे पारगमन सघन माध्यम में हो या विरल माध्यम में, चाहे पारगमन सरल सघन माध्यम में हो या विरल माध्यम में। हाँ बेटा, बच्चों मैं आपको दो फार्मूले दे रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बताता हूं ये क्या है।
ठीक है, अभी बताता हूं एक बार, पहले नोट कर लो। ए आर, आर फॉर रिफ्लेक्शन, ए टी, नीचे टी लिखा है, ये है ए आर, ये है ए टी, और ये दोनों है ए आई, आई फॉर इंसिडेंट। सुनो क्या है, बताता हूं अब। बच्चों, यदि आपतित तरंग का आयाम ए आई है, ए आई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, आपतित तरंग का आयाम ए आई है। ए आर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और ए टी क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। हिंदी में लिख लो, ए आई आपतित तरंग का आयाम, ए आर परावर्तित तरंग का आयाम, और ए टी पारगमित तरंग का आयाम। एटी को क्या बोले सर? पारगमित, ट्रांसमिटेड, पारगमित तरंग का आयाम। ठीक है, तो बच्चों, अगर आपतित तरंग का आयाम हमें पता हो तो परावर्तित होकर आने वाली और ट्रांसमिट होकर जाने वाली उन दोनों का आयाम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। V1 V2 भी लिख लो, क्या है? V1 है बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव इन फर्स्ट मीडियम, है ना, पहले माध्यम में तरंग का वेग, और V2 है वेलोसिटी ऑफ वेव इन सेकंड मीडियम, दूसरे माध्यम में तरंग का वेग। बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं। देखो, मैं हमेशा यही नहीं बोलता कि यार ये भी काम का है, याद कर लो। कभी कभी हम लिखवाते हैं लेकिन बता देते हैं कि बहुत ज्यादा काम का नहीं है। वो इंफॉर्मेशन काम की थी जो मैंने आपको लिखाई थी। जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका फेज अपोजिट हो जाता है, लेकिन रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फेज चेंज नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन काम की थी। बच्चों, अब फिर एक टॉपिक पर चल रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स, अप्रगामी तरंगे। आपको याद होगा शुरू में जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था वेव के पहले लेक्चर में, तरंगों का वर्गीकरण, तो वहां पर हमने ऊर्जा के संचरण के आधार पर तरंगों को दो भागों में विभाजित किया था, है ना। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर हमने वेव को दो पार्ट में, दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था। एक प्रोग्रेसिव वेव, प्रगामी तरंगे जो ऊर्जा का संचरण करती है, दूसरी स्टैंडिंग वेव, अप्रगामी तरंगे। ये दो तरंगों का अध्यारोपण होता है, और जो परिणामी तरंग होती है, रिजल्टेंट वेव होती है बेटा, वो एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करती। ठीक है, तो इसमें अब लिखो, पहले कंडीशन लिख लो, अप्रगामी तरंगे कब बनती हैं। देखो, when two
waves of equal frequency and same amplitude. When two waves of equal frequency and same amplitude propagate in opposite direction, जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगे, जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगे विपरीत दिशा में गति करती हैं, propagate in opposite direction, then after superposition, resultant wave does not transfer energy in any direction. Resultant wave doesn't transfer energy in any direction. ठीक है, हिंदी में लिखो, जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगे विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग किसी भी दिशा में ऊर्जा का संचरण नहीं करती। परिणामी तरंग किसी भी दिशा में ऊर्जा का संचरण नहीं करती। Although, इंग्लिश में लिखो, although medium particles vibrate, with respect to their mean position, यद्यपि माध्यम के कण माध्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, हाँ बेटा, हिंदी में मैंने लिखवाया था, यद्यपि माध्यम के कण माध्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। एक लाइन और लिखो, डिफरेंट पार्टिकल्स वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, अलग अलग कण अलग अलग आयाम से कंपन करते हैं। डिफरेंट पार्टिकल्स वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, अलग अलग कण अलग अलग आयाम से कंपन करते हैं। बच्चों ये काम की चीज है, आगे बताऊंगा डिटेल में। आगे लिखो, सम पार्टिकल्स वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कुछ कण अधिकतम आयाम से कंपन करते हैं। Some particles vibrate with maximum amplitude, बेटा ब्रैकेट में लिख दो, called antinodes, हिंदी में बोल रहा था मैं, कुछ कण अधिकतम आयाम से कंपन करते हैं। ब्रैकेट में लिखो, क्या बोलते हैं बेटा इनको हिंदी में, क्या बोलते हैं? नोड और एंटीनोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? निस्पंद और प्रस्पंद। हाँ, निस्पंद कौन सा होता है? नोड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो प्रस्पंद।
कुछ कण अधिकतम आयाम से कंपन करते हैं, इन्हें प्रस्पंद कहते हैं, तथा कुछ कण कंपन नहीं करते, उन्हें निस्पंद कहते हैं। तथा कुछ कण कंपन ही नहीं करते हैं, उन्हें निस्पंद कहते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस पूरा कर लो बेटा। Some particles vibrate with maximum amplitude called antinodes, and some other particles do not vibrate. And some other particles do not vibrate called nodes. उन्हें नोड कहते हैं। बच्चों अभी लिखने का काम हुआ है, समझाने का काम बाकी है। तो अब लिखने का काम हो गया तो मैं समझा भी दूं, डायग्राम भी बना दूं। बेटा होता क्या है, जब विपरीत दिशा से दो वेव आती है ना, अपोजिट डायरेक्शन से दो वेव आती है और सुपर इम्पोज होती है, मिल जाती है, तो मिलने के बाद है ना, एनर्जी का ट्रांसमिशन रुक जाता है, ऊर्जा का संचरण रुक जाता है। हालांकि पार्टिकल वाइब्रेट अब भी करते हैं, तभी तो इसका नाम वेव है। पार्टिकल वाइब्रेट अब भी करते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आयाम बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ का जीरो हो जाता है। जहां पर आयाम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो एंटीनोड कहलाते हैं, प्रस्पंद। और जहां पर आयाम जीरो हो जाता है, जीरो आयाम का मतलब वो कंपन नहीं करते, वो निस्पंद यानी कि नोड कहलाते हैं। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, तो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जैसे मान लो ये कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक वेव इधर जा रही है, दूसरी उधर से आ रही है मान लो। तो बाद में क्या होता है, एक मिनट, वो थोड़ी इसको इधर बना देता हूँ वरना वो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। हाँ, तो बच्चों क्या होता है, ये वेव ऐसे बनती है। तो इस तरह से वेव बन गई, है ना। अब देखो ये वाला जो पार्टिकल है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन कर रहा है, देखो। और ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये वाइब्रेशन कर ही नहीं रहा। बच्चों मैं फिर बता दूं, ये वेव आगे नहीं जा रही, ये वेव आगे नहीं जा रही, इधर नहीं जा रही और ना ही इधर जा रही है, बस। अब ट्रांसमिशन रुक गया, अब कोई वेव इधर उधर नहीं जा रही। जो पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहा वो करेगा भी नहीं। तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल ये बिल्कुल कंपन नहीं कर रहे दोनों, ये कहलाते हैं नोड। और ये तीनों पार्टिकल अधिकतम आयाम से कंपन कर रहे हैं बेटा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन कर रहे हैं, ये तीनों कहलाते हैं एंटीनोड। तो नाम लिख देता हूं मैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों है एंटीनोड, प्रस्पंद। और ये वाला ये दोनों है नोड यानी कि निस्पंद, NODES, नोड्स। तो ये डायग्राम बना लो आप। बच्चों दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। मतलब
ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये भी λ/2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी λ/2 है और ये भी λ/2 है। ये वाला डिस्टेंस भी λ/2 है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस भी λ/2 है और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस भी λ/2 है। जब ये वास्तव में हम इनको हकीकत में देखते हैं ना, इन स्टैंडिंग वेव्स को डोरी में बनते हुए, बड़ा अच्छा लगता है। ये लूप नजर आता है आपको ऐसे कैसे, ये है ना सारे पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं ना डोरी के, तो डोरी में ऐसा एक लूप बना हुआ नजर आता है। मैं उस चीज को आपको दिखा नहीं सकता अभी, लेकिन हमने तो चूंकि सारे प्रैक्टिकल किए हैं ना, तो हमारे जहन में बहुत अच्छी इमेजेस बनी हुई हैं इन चीजों की। तो बच्चों, दो नोड के बीच में एक लूप बोलते हैं, इसे हम एक लूप बोलते हैं। एक लूप ये बन गया, दूसरा लूप ये बन गया, तीसरा लूप ये बन गया। तो इस समय आपको डायग्राम में 3 लूप नजर आ रहे हैं और एक लूप की जो लेंथ है वो λ/2 होती है। बच्चों, इक्वेशन जो होता है स्टैंडिंग वेव का वो लिख रहा हूं, लिखो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, अप्रगामी तरंग का समीकरण। बच्चों, हमने क्या कहा था आपसे, ये दो तरंगों का अध्यारोपण होता है। एक वेव इधर आ रही है, दूसरी वेव इधर से आ रही है, दोनों मिल गई। तो वो जो दोनों वेव पहले जा रही थी ना अध्यारोपण से पहले, उनके इक्वेशन तो ये है, a sin kx माइनस ओमेगा टी है एक इक्वेशन, तो ये है, ये तो धनात्मक x दिशा में जा रही है, और दूसरी इक्वेशन ऋणात्मक x दिशा में जा रही थी, वो kx प्लस ओमेगा टी आएगा। सुन लो, दोनों वेव बेटा सुपरपोजिशन से पहले एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, उसका इक्वेशन ये है। दूसरी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी, उसका इक्वेशन ये है। सुपरपोजिशन में क्या होगा, y बराबर y1 प्लस y2 हो जाता है ना अध्यारोपण में। तो बेटा इनको सॉल्व करके, मैं मैथमेटिक्स तो नहीं लगाऊंगा, इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारा ये इक्वेशन आता है 2a sin kx cos ओमेगा टी। ये हमारा स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आ गया। मैथमेटिक्स के चक्कर में अभी मत पढ़ो आप। तो ये 2-3 लाइनें लिख लो जो मैंने लिखी है ना बेटा। y1 और y2 अध्यारोपण से पहले दोनों तरंगों के समीकरण है। सुपरपोजिशन से पहले जो दो वेव थी उनके इक्वेशन है, और ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स में लिखा है ये फाइनल स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। where 2a sin kx, ये है एम्पलीट्यूड, ये आयाम है। तो अलग अलग स्थान पर आयाम अलग अलग होगा, आपको साफ दिख रहा होगा। जो एम्पलीट्यूड है वो x पर डिपेंड कर रहा है बेटा। जैसे x बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है, फिर x बराबर λ/2 पर, मैं लिख देता हूं, x बराबर 0 पर, λ/2 पर, फिर लैम्बडा पर। इन पोजीशंस पर एम्पलीट्यूड जो है आयाम वो 0 आएगा क्योंकि ये नोड है। और बेटा x बराबर λ/4 पर, 3 λ/4 पर और 5 λ/4 पर, इन पोजीशंस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा 2a। तो जहां एम्पलीट्यूड 0 है वो बेटा नोड पोजीशन है सारी, और जहां एम्पलीट्यूड 2a है वो सारी एंटी नोड वाली पोजीशन है। तो आप डायग्राम में देख लो ना, एंटी नोड कहां बन रहा है, एक तो λ/4 पर बन रहा है। ये देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, एंटी नोड यहाँ बन रहा है, और बेटा ये वाला डिस्टेंस λ/4 होगा, λ/2 का आधा। फिर उसके बाद फिर λ/2 पर दूसरा एंटी नोड बनेगा,
तो λ/4 में λ/2 ऐड करोगे तो 5 λ/4 3 λ/4 आ जाएगा, फिर अगला 5 λ/4 आ जाएगा। तो इसको भी बॉक्स में डाल दो। ये नोड और एंटी नोड वाली पोजीशंस को बता रहा है। वैसे बेटा मैथमेटिक्स के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, बार बार आपको बता रहा हूँ। आप तो रिजल्ट्स पर ध्यान दो, वरना परेशान ज्यादा हो जाओगे। अब हम 11th क्लास में तो है नहीं कि जो हर चीज के डेरिवेशन के पीछे भागे। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव। 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को? गुणधर्म, विशेषताएं, विशेषता या गुणधर्म भी बोल सकते हैं। हाँ, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, अप्रगामी तरंगों के गुणधर्म या विशेषताएं। हाँ, नंबर 1 लिखो। पहला नंबर 1, बच्चों दो नोड के बीच में, दो निस्पंदों के बीच में जितने भी पार्टिकल होते हैं, मैं ना इस डायग्राम को एक बार नीचे ले जाकर कॉपी कर लेता हूँ, बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये दो निस्पंद है, एक निस्पंद ये रहा, दूसरा ये रहा नोड। तो दो नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल होते हैं ना बेटा, ये सारे पार्टिकल जो आपको दिख रहे हैं, ये सब समान कला में कंपन करते हैं, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं बेटा। एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज। ऑल पार्टिकल्स, बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, इन पर ध्यान रखना। ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज। हिंदी में लिखो, दो निस्पंदों के बीच में स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। दो निस्पंदों के बीच स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। ठीक है, नंबर 2 लिखो बेटा, सेकेंड पॉइंट, बच्चों एक नोड के लेफ्ट राइट वाले पॉइंट है, जैसे ये नोड है, ये नोड है, इस नोड के लेफ्ट में ये पार्टिकल है और राइट में ये पार्टिकल है। ये दोनों हमेशा अपोजिट फेज में, विपरीत कला में कंपन करते हैं। ये जब ऊपर है, ये नीचे आएंगे, थोड़ी देर के बाद ये ऊपर चले जाएंगे तो ये वाले नीचे आ जाएंगे। इस तरह से ये दोनों हमेशा विपरीत कला में कंपन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखो, ऑल पार्टिकल्स opposite to a node vibrate in opposite phase. Particles opposite to a node vibrate in opposite phase. हिंदी में लिखो, निस्पंद के दोनों तरफ, किसी एक निस्पंद के दोनों तरफ के कण विपरीत कला में कंपन करते हैं। किसी एक निस्पंद के दोनों तरफ के कण विपरीत कला में कंपन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये तो वही वाला पॉइंट है कि ये जो तरंग होती है अपरगामी स्टैंडिंग वेव, ये ऊर्जा का संचरण नहीं करती। बस ये लिख लो, लिखो दीज वेव्स, यानी कि स्टैंडिंग वेव्स
डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, these waves do not transfer energy, ये तरंगे ऊर्जा का संचरण नहीं करती। तो बच्चों बस ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी ये टॉपिक काफी बड़ा है, स्टैंडिंग वेव वाला टॉपिक काफी बड़ा है। अभी तो हमने इसकी बेसिक थ्योरी की है, अब इसके एप्लीकेशंस पर चलेंगे। एक तो डोरी में अलग अलग वाइब्रेशन कराएंगे ना, आपने नाम सुना होगा, मूल आवृत्ति, प्रथम सन्नादि, द्वितीय सन्नादि, अधिस्वरक, प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक, सुना है? फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, यस सर सुने हैं। ये नाम सुने हैं कभी? यस सर। 11th क्लास में, हाँ 11th क्लास में सुने होंगे। तो बच्चों अब वो चीजें आने वाली हैं, तो हेडिंग लिखो, स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंगे। तो बच्चों पहले तो डोरी में पढ़ेंगे, फिर ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप का नाम भी सुना होगा। तो बच्चों एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, एक तनी हुई डोरी है, उसमें हमें स्टैंडिंग वेव्स बनानी है। कैसे कैसे बनेंगी वो देखो। तो बच्चों एक हमारे पास डोरी है, वो दो दृढ़ आधारों के बीच में, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में तनी हुई है, कसी हुई है। दो दृढ़ आधारों के बीच में कसी हुई है, तनी हुई है, स्ट्रेस्ड है। तो मान लो ये स्ट्रिंग दिखा देता हूं आपको, ये स्ट्रिंग है, एल लेंथ की स्ट्रिंग है, दोनों तरफ दो रिजिड सपोर्ट है, उनके बीच में एक स्ट्रेस्ड है, तनी हुई है। बच्चों इसमें जो कम से कम नंबर ऑफ लूप बन सकता है वो एक बन सकता है। हम जानते हैं दोनों रिजिड सपोर्ट जो हैं इस जगह और इस जगह, यहाँ तो नोड ही बनना है। ये दोनों पार्टिकल तो वाइब्रेट कर नहीं सकते क्योंकि दीवार से बंधे हुए हैं। तो बच्चों यहाँ तो नोड बनेगा और बीच में एक एंटी नोड बनेगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी बन सकती है, इस तरह की। तो बच्चों ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। बल्कि एक काम करते हैं, हम इस टॉपिक में नंबर 1 जहां लिखा है ना, वहां हम लिख देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये मूल आवृत्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो यहां लिख देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों एक तनी हुई डोरी में कम से कम आप एक लूप बना सकते हैं, क्योंकि दोनों एंड पर तो एंटी नोड बनेंगे और बीच में एक एंटी नोड बनेगा। तो इस अवस्था में हम जानते हैं ये जो लेंथ आएगी बेटा, ये लेंथ किसके बराबर होगी? λ/2 के बराबर होगी ना। ये दूरी λ/2 होती है, आपको बताया था ना, दो नोड के बीच में λ/2 होता है। तो यहाँ पर डोरी की लंबाई λ/2 आ जाएगी, यानी कि लैम्बडा जो आएगा वो लंबाई के दुगने 2l के बराबर आएगा। तो बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होगी
फ्रीक्वेंसी होती है बेटा v बाई लैम्बडा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो v बाई लैम्बडा होगी, लैम्बडा को 12 लिख दो। तो बच्चों ये आपका पहला फार्मूला आ गया। और हाँ, 1 मिनट अभी रुको, इसको यहाँ नहीं छोड़ता, एक लाइन और आगे ले जाकर छोड़ता हूँ। बेटा डोरी में तो तरंग का वेग √t बाई म्यू होता है, तो ये आ गया 1/2L √t बाई म्यू। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्वेश्चंस में फार्मूला। तो ये मूल आवृत्ति फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपके पास आ गया। यदि L लंबाई की किसी डोरी में हम अप्रगामी तरंग बनाएं, स्टैंडिंग वेव बनाएं, तो बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मूल आवृत्ति जो होती है वो इतनी होती है। ये कॉपी करो। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है बेटा, मूल आवृत्ति का। बेटा ये अपने माइक ऑफ कर लिया करो। सौरभ तेरा माइक ऑन रहता है हमेशा। इसे कॉपी करो, फिर अगला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद फर्स्ट हार्मोनिक आएगा। कॉपी होते ही बोल देना बेटा, है ना, मुझे पता नहीं लगेगा वरना। टेन सर। हो गया सर। चलो अब इसके बाद लिखो एक लूप के बाद आप 2 लूप बना सकते हैं। इसको कॉपी कर लूं। तो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। तो बच्चों आप एक लूप की जगह 2 लूप बना सकते हैं। तो बीच में नोड आ जाएगा बिल्कुल डोरी में। क्या सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और दूसरा लूप यहां बनेगा, देखो ऐसे। तो बच्चों इस तरह से हम डोरी में 2 लूप बना सकते हैं। अगर 2 लूप हमने बनाए तो यहाँ पर पूरी डोरी की लंबाई अब λ/2 के बराबर नहीं होगी, बल्कि लैम्बडा के बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं यहां से यहां तक ये λ/2 है और फिर ये भी λ/2 है। तो यहाँ पर डोरी की लंबाई लैम्बडा के बराबर आ गया, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो आएगा v/λ वो आएगा v/L और v को √t/μ लिख देंगे। यानी कि इस बार जो आवृत्ति आई ना बेटा, फ्रीक्वेंसी, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल आई। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताया अभी अभी। लिख लो, इसको डायग्राम भी बना लो। तो बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद है फर्स्ट ओवरटोन, प्रथम अधिस्वरक। एक लूप की जगह 2 लूप बना सकते हैं हम। और अगर हम 2 लूप बनाएंगे तो लंबाई जो है वो λ/2 की नहीं बल्कि लैम्बडा के बराबर आएगी।
बच्चों इसे हम द्वितीय सन्नादी भी बोलते हैं। इसके नीचे लिख लो, यह द्वितीय सन्नादी भी कहलाता है क्योंकि यह मूल आवृत्ति का 2 गुना है। दिस फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक। हाँ, दिस फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक बिकॉज इट इज ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लिख लो, यह आवृत्ति द्वितीय सन्नादी भी कहलाती है क्योंकि यह मूल आवृत्ति का 2 गुना है। This frequency is also called second harmonic because it is twice of the fundamental frequency. बेटा फर्स्ट ओवरटोन के बाद लिखो सेकंड ओवरटोन। अब आप मुझे बताइए इस बार कितने लूप बनेंगे? 3 लूप बने। हाँ, तो बच्चों इस बार 3 लूप का डायग्राम आप बनाओ, खुद बनाओ, 3 लूप बनाओ इस बार। इतने मैं भी कॉपी करके ले आता हूँ इसे नीचे। इतनी देर में आप भी बनाओ। हो गया सर। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो बच्चों अगर हम 3 लूप बनाते हैं तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। देखो, यहां से यहां तक एक लूप आएगा, फिर यहां से यहां दूसरा लूप आएगा, फिर यहां से यहां तीसरा लूप आएगा ऐसे, और नीचे इनकी इस तरह से दिखा दो। थोड़ा बहुत बाद में छोटा बड़ा बन रहा है तो बाद में सही कर देंगे ऐसे। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है डायग्राम बनाना इसमें। सर आवाज नहीं आ तो रहा। 12/3 कुछ गड़बड़ हो गई क्या? आ रहे सर। हाँ, बीच में शायद अटक गया था। तो बच्चों L बराबर एक लूप की लेंथ λ/2 होता है, तो तीनों लूप मिलकर 3 λ/2 हो जाएंगे। तो L 3 λ/2 होगा, λ 12/3 होगा। फ्रीक्वेंसी v/λ होती है, तो λ को तो 12/3 लिख दो और v को √T/μ लिख दो। तो बच्चों सेकंड ओवरटोन जो है वो मूल आवृत्ति का 3 गुना है। गौर से देख लो, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका नाम होता है, क्या बोलते हैं बताओ अगर आपको आता है तो? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक, सेकंड तो निकल गया ना बेटा ऊपर। थर्ड हार्मोनिक यानी कि तृतीय सन्नादी, ये सेकंड था और इसका नाम सेकंड, ये सेकंड इसलिए था क्योंकि ये 2 टाइम्स था फंडामेंटल का। ये था सेकंड हार्मोनिक क्योंकि ये 2 गुना था। ये है थर्ड हार्मोनिक क्योंकि ये मूल आवृत्ति का 3 गुना है।
तो बच्चों आज थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज्यादा था, शुरू में क्वेश्चन जरूर किए, फिर काफी थ्योरी है। मैं ये नोट्स आपको भेज दूंगा, आप देख लेना। और कल हम एक तो ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इस चैप्टर में थ्योरी बहुत है, तो पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो बच्चों इसको आप देखना एक बार घर जाकर, नोट्स भेज दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर होता है उसको भी देख लिया करो, क्वेश्चन करना शुरू करो। थोड़ा बहुत आपके पास आपका स्टडी मटेरियल, उसमें काफी क्वेश्चंस है, मैं देखता रहता हूँ। आप अगर उसको करोगे तो टेस्ट भी अच्छा होगा आपका। नहीं आया सर हम लोग का तो अभी तक। क्या नहीं आया बेटा? अच्छा नहीं, ऐप में देख लो बेटा, कोई बात नहीं, तब तक ऐप सही। अच्छा आपके पास हार्ड कॉपी नहीं पहुंची क्या? नो सर। किसी के पास नहीं आई क्या बेटा? मिल गया सर पूरा मेरे को। हम लोग कोरबा वाले एक बार बेटा बात करो ना आप ईशान सर, हाँ ईशान सर से बात करो इस बारे में। बहुत बार कर चुके हैं वरना नहीं हो रहा है। चलो मैं अरे बात लॉकडाउन करता है हूँ ना आप। यार, इसीलिए हो गया। हाँ थोड़ा वो तकलीफ तो है बेटा, इस समय इतना आसान तो नहीं है काम करना। तो चलो अपन देखते हैं, इस बारे में मैं एक बार बात कर लूंगा, ठीक है बेटा? तब तक आप ऐप के थ्रू करो, तब तक आप ऐप के थ्रू करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू, बाय बाय।